नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और इन्हीं खबरों में से कुछ खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों को गर्मा गर्म तरीके से इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस हर शो में खबर गर्म है। तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास संकट की। तो इजराइल में लगातार जो हालात हैं वो बदतर ही नजर आ रहे हैं। इस बीच भारतीयों को लगातार ऑपरेशन अजय के जरिए वापस लाया जा रहा है। इजराइल हमास संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से ही दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। इजराइल में हमास के हमले के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1300 हो चुकी। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं इजराइल हमास संकट के बीच विश्व के तमाम देश इजराइल से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के अभियान में जुटे हैं। भारत ने भी इसके लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस अभियान के तहत इजराइल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने उनका स्वागत किया। इजराइल से वतन वापसी पर लोगों ने खुशी जाहिर की। तो इजराइल हमास संकट लगातार गहराता जा रहा है। दोनों तरफ लाशों के ढेर लगे हैं। हमास की तरफ से जहां दूसरे देश और संगठन अब इस जंग में शामिल होते जा रहे हैं, वहीं अमेरिका सहित कई अन्य देश इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। इस जंग की अगर बात की जाए तो इसकी वजह से मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और इजराइल हमास के खात्मे को लेकर यह संकल्प कर चुका है। फिलहाल देखना यह होगा कि संकट कब खत्म होता है। वहीं कई देश इजराइल में फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। भारत का ऑपरेशन अजय अभियान जारी है और दो फ्लाइट भारतीयों को लेकर स्वदेश वापस आ चुकी हैं। और अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते और ज्यादा मधुर होते जा रहे हैं और अब इन रिश्तों को और ज्यादा गहरे तरीके से और ज्यादा मधुर बनाने के लिए एक और पहल शुरू की गई है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के काके संथुराई के बीच फेरी सेवा शुरू कर दी गई है। इसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसे भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। फ्रेंड्स, इंडिया एंड श्रीलंका शेयर अ डीप हिस्ट्री ऑफ कल्चर, commerce and civilization. Nagapattinam and towns nearby have long been known for sea trade with many countries, including Sri Lanka. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनेवाला ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के काके संतुराई के बीच फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने इस उद्घाटन को भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच संपर्क के लिए एक बड़ा कदम बताया है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी इसे भारत श्रीलंका के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो पड़ोसी देश होने के साथ ही श्रीलंका भारत का एक अहम साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक तौर पर भी हम देखते हैं कि संबंध रहे हैं। हाल ही में जब श्रीलंका इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब भारत की तरफ से इस मुश्किल वक्त में पड़ोसी देश की बहुत बड़ी सहायता की गई थी। इसी क्रम में दोनों देशों के बीच फेरी सेवा भी शुरू कर दी गई है और इससे संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। और
और दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 दिवसीय P20 सम्मेलन जो था उसका समापन हो गया। पहले दिन उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया था, तो समापन के मौके पर आपको बता दें लोकसभा स्पीकर ने संबोधित किया। 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने के आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। मैंने इन उल्लेखों को ध्यान से सुना है। आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज ब्राजील के अध्यक्ष आर्थर सेसर परेरा डी लीरा और उनकी टीम को सम्मानित किया। भारत के बाद ब्राजील G20 का अध्यक्ष बना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में कहा, ये अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में G20 लीडर समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आज के इंटर कनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम माननीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सभी अतीत उल्लेखों और सुझावों का स्वागत करते हैं और हमने उन सुझावों को नोट भी किया है। ओम बिरला ने कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान से साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली, आचार, विचार, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। तो खबर के पीछे की कहानी समझिए। G20 समिट के बाद दिल्ली में 13 अक्टूबर को 2 दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। P20 समिट में G20 देशों के अलावा अन्य देशों की संसद के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के मौके पर कहा था कि आतंकवाद को लेकर हम सभी को सख्ती बरतनी होगी। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाना बहुत दुखद है। आज भी UN इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता का जो दुश्मन है वो उठा रहा है। दुनिया भर के प्रतिनिधियों को यह सोचना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। और सेना प्रमुख CDS की अगर बात की जाए तो उन्होंने चीन को लेकर एक चेतावनी दी है और यह चेतावनी बहुत ही घातक है। अगर ऐसा होता है तो फिर यह सभी के लिए चिंता का विषय है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है कि आने वाले समय में भू राजनीति में रूस का महत्व कम होता जाएगा, वहीं चीन मुखर होकर उभरेगा। CDS ने बेंगलुरु में आयोजित हुए एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर में शिरकत की। इस दौरान CDS ने अपने संबोधन में कहा कि सैन्य बल लगातार अपने आप को बदल रहे हैं और यह आज की जरूरत है। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जो अनिश्चितताओं से भरा है और इसके लिए बड़े बदलाव करने की जरूरत है। Places like South China Sea to us or against our northern borders. So they will see a more assertive China in times to come. Of course, then there will be a convergence of interest between the Russians and the Chinese and some other countries, North Korea and Iran, they may join this bandwagon in times to come. The Chinese and the Russians have already declared that their friendship has no limits. CDS ने कहा कि सैन्य बल भी इन बदलावों को लेकर सचेत हैं और वह भी इन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक वायुसेना की बात है, उन्होंने नेटवर्क केंद्रित युद्ध कला में बेहतरी हासिल की है। वहीं नौसेना में भी मिशन आधारित तैनाती हो रही है। तो इस बयान के मायने समझिए। वैश्विक धरातल की अगर बात की जाए तो भारत लगातार एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। CDS चौहान ने सेना में लगातार बदलाव की जरूरत और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है, जिससे पता चलता है कि भारतीय सेना वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और बदलते हालातों पर भी हमारे लगातार नजर है।
और अगली खबर बिहार से है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरे देश पर पड़ता है। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से निशाना साधा गया है बिहार सरकार पर, और साथ ही नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाए गए हैं कि वो हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कई भाजपा नेताओं के साथ बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल के साथ चर्चा के बाद गिरिराज सिंह बिहार सरकार पर जमकर बरसे और हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि नवरात्र में भी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, जबकि शुक्रवार को जुम्मे के दिन छुट्टी दे दी जाती है। ये बिहार में ये तुगलकी फरमान जारी होता है। ये मुख्यमंत्री मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। अभी इन्होंने दशहरे में शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण का लगा दिया नवरात्र में। अब ये शुक्रवार को तो छुट्टी देंगे नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा का आएगा उसमें छुट्टी देंगे। बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग करनी होगी। यह आदेश तब जारी हो रहा है जब दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों में अवकाश पहले से ही घोषित है। दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो ये राजनीति गरमाई कहां से है, ये समझिए। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आपको बता दें पेश किए गए बिहार सरकार की तरफ से, तब से लेकर अब तक बयानबाजी बंद नहीं हुई है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कोई नया नहीं है। एक तरफ जहां बिहार में सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी सीएम और डेप्यूटी सीएम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाने में पीछे नहीं है। तो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत पार्टियों के सामने आ रही है कि टिकट किसको दिया जाए। पहले बीजेपी की तरफ से टिकट की बात कही गई और लिस्ट जारी की गई, तो उसके बाद काफी लोग नाराज हो गए। अब कांग्रेस के सामने भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक बयान दिया गया है और उन्होंने वो फॉर्मूला बताया जिसके जरिए ये टिकट वितरण का काम किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस राजस्थान राज्य चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने टिकट बंटवारे में आजमाए जाने वाले फॉर्मूले का खुलासा किया। चेयरमैन के पास में तो इस प्रकार सेंट्रलाइज करके काम हो रहा है, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। और जो रिपोर्ट आई है, सर्वे या फीडबैक आए हैं, उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ज्यादा मेरी बात कुछ तो बात ज्यादा फैलाई गई है। हाँ। जब सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, नंबर एक, कोई शिकायत किसी से नहीं है हम लोगों से, और नंबर तीन, जब शिकायत एमएलए की करते हैं तो एमएलए के क्षेत्र में तो जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि फीडबैक के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, जनता को हमसे कोई शिकायत नहीं है, और अगर किसी विधायक के खिलाफ शिकायत है तो हम उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। सर्वे रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम विधानसभा क्षेत्र में जाकर फीडबैक लेंगे और फीडबैक पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। जीतने की क्षमता के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी केवल उसी को ही प्राथमिकता देगी। तो राजस्थान चुनाव को लेकर जब बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई थी, उसके बाद काफी कलह देखने को मिली, काफी लोग नाराज हो गए। अब यही डर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी है। पार्टी में चलती आंतरिक कलह के बीच टिकट वितरण कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है और यह देखना होगा कि उम्मीदवारों की यह पहली सूची कब तक जारी हो पाती है। और अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इन 2 दिनों में वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही लोगों को सौगात भी देंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम 15 और 16 अक्टूबर को होगा। जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम 15 अक्टूबर को पंचकुला पहुंचेंगे। यहां सुबह 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरवाला में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इतना ही नहीं, सीएम मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को तुरंत निवारण के निर्देश देंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम की जानकारी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हरियाणा ने दी है। बताया कि सीएम 15 अक्टूबर को पंचकुला और अंबा में रहेंगे। वहीं 16 अक्टूबर को कैथल में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पंचकुला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरवाला में जनसंवाद के दौरान लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को निवारण के निर्देश देंगे। इसके बाद उसी दिन अंबाला जिला के शहजादपुर में दोपहर 12:30 पर जनसंवाद में भागीदारी करके साय 4 बजे अंबाला एयरपोर्ट का भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। सीएम मनोहर लाल 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कैथल शहर के महाराजा सूरजमल जाट कॉलेज स्टेडियम पहुंचेंगे और लोगों से जनसंवाद करेंगे। इसके बाद सुबह 10:40 पर मुख्यमंत्री कैथल जिला के गांव सांपनखेड़ी में भगवान परशुराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन और 11 बजे इसी गांव में जनसंवाद के दौरान लोगों से रूबरू होंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले काफी समय से जनसंवाद कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और सरकार की तरफ से किए जा रहे जनहितकारी कार्यों का खुद फीडबैक भी ले लेते हैं। साथ ही इन जनसंवाद के दौरान सीएम लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं और हर जनसंवाद में ये देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ सौगात वहां के लोगों को जरूर देकर आते हैं। और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक और बड़ा बयान हरियाणा न्यूज पर दिया है और इस बयान पर भी राजनीति गरमाने वाली है। हरियाणा के सियासी गलियारों में बयानबाजी काफी तेज है। वजह है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान, जो उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के बयान पर हरियाणा बीजेपी कांग्रेस और हुड्डा पर हमलावर नजर आई। ऐसे में हुड्डा ने फिर से अपने बयान को दोहराया भी और साथ ही एक और बड़ा बयान दे दिया। हुड्डा ने क्या कहा, सुनिए। 2019 के चुनाव से पहले भी कहा था हमने, ताकि इंक्लूसिव हो, सब समाज ये अपने आप को साझीदार समझे। इस वास्ते 4 मुख्यमंत्री बनाने कहा था अलग अलग के, और उसमें 4 में से एक महिला भी उप मुख्यमंत्री होगी। कोई सी भी समाज से एक महिला जरूर उप मुख्यमंत्री। और जाट सीएम नहीं बनता है तो सर, तो फिर जाट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने जहां कहा कि 4 उप मुख्यमंत्रियों में से एक महिला होगी, तो वहीं अगर जाट चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो डिप्टी सीएम तो होगा ही। अब ये देखना होगा कि इस बयान को लेकर किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी सामने आती है। इस बयान के मायने समझिए। भूपेंद्र हुड्डा समेत पूरी हरियाणा कांग्रेस इस बार आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से लगातार जनता से वादे किए जा रहे हैं। पहले 4 डेप्यूटी सीएम बनाने का बयान और अब उसी बयान को दोहराते हुए यह बयान दे दिया है कि 4 डेप्यूटी सीएम में से एक महिला भी होगी और अगर जाट वर्ग से कोई उप मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए बनेगा, यानी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो फिर उप मुख्यमंत्री तो बनेगा ही। अब इस पर किस तरह की बयानबाजी और पार्टियों की तरफ से आती है यह भी देखना होगा। वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई तो उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने तोशाम के गांव किरावड़ में लोगों को संबोधित किया। किरण ने पानी की समस्या को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे समय में लोगों को पूरे हरियाणा में पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई हमारा पानी काट दे। अब सुंदर ब्रांच के अंदर पानी नहीं आता, हमारा पानी
काट लिया गया है, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी की भारी समस्या रहती है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस सरकार बनने पर 4 उप मुख्यमंत्रियों वाले बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की। कांग्रेस में कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी जाति या संप्रदाय का हो केवल उप मुख्यमंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री भी बन सकता है। सभी को बराबरी का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों के लिए काम किया है और हमेशा देश का विकास किया है। चुनाव के बाद ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। क्या बनेगा? जात पात के ऊपर तो कांग्रेस ने कभी बांटा ही नहीं है, हमारी नीति ही नहीं है। और जो ये कहना है कि उनको डेप्यूटी बनाएंगे, कुछ और ये इसको बनाएंगे, क्यों नहीं भाई? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता कोई? हमारा अनुसूचित जाति का बन जाए भाई, चाहे ब्राह्मण बन जाए, चाहे हमारे क्या कहते हैं पंजाबी बन जाए, चाहे हमारे बनिया बन जाए, चाहे हमारे क्या कहते हैं SC ST बन जाए, सारे के सारे जितनी हमारी जातियां हैं वो भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो ये कहना कि खाली उनको उप मुख्यमंत्री तक रखेंगे, ये तो मैं इसको जायज नहीं मानती। इस तरह की बात जो है, जात पात की बात करी जाए, ये पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों के सामने झूठे वादे कर सत्ता में आई थी। 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देने, 15-15 लाख खाते में आने जैसे वादे पूरी तरह से झूठे निकले हैं। बेकाबू महंगाई ने लोगों की बैंक खातों को खाली कर दिया है, जबकि देश का युवा आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। अब जनता सरकार की असलियत को समझ गई है। आने वाले चुनाव में जनता ने सरकार को बदलने का मन बना लिया है। तो ये खबर इतनी गर्मा क्यों रही है, ये समझिए। भूपेंद्र हुड्डा के बयान से ना सिर्फ बीजेपी, जेजेपी या अन्य पार्टियों की बात की जाए, उनमें बयानबाजी अलग अलग नजर आ रही है, तो कांग्रेस में भी बयानबाजी अलग अलग ही है। किरण चौधरी हो या फिर अन्य कांग्रेस पार्टी के ही विधायक जो भूपेंद्र हुड्डा गुट के नहीं माने जाते, उनके सुर भी अलग हैं। कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर सभी विधायक आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम या डेप्यूटी सीएम के चेहरे पर बयान अलग अलग ही है। और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर अगर आप दिल्ली की ही बात करेंगे तो यहां पर ठंड आने से पहले ही हवा जहरीली होती जा रही है। भारत की राजधानी दिल्ली की हवा फिर से यहां के लोगों का दम घोटने लगी है। शनिवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 260 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हवा को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है।